वेलकम बैक एवरीवन। पार्लियामेंट चैप्टर में आज मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट देखेंगे, जिसमें एमपीज की क्वालिफिकेशंस क्या हो सकती हैं, डिसक्वालिफिकेशंस क्या होंगी, सीट कैसे विकेट हो सकती है, इनकी सैलरी क्या हो सकती है, ओथ कैसी होगी, क्योंकि ओथ भी देखिए दो तरह की होती है, एक तो बिफोर मेंबरशिप एंड दूसरी होगी आफ्टर मेंबरशिप। सबसे पहले इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। किसी भी इंसान को, अगर किसी पर्सन को पार्लियामेंट का मेंबर बनना है तो सबसे पहले उसको इंडिया का सिटीजन होना होगा। अगर उसको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो एज 30 ईयर हो। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एज 25 ईयर हो। इसके साथ ही इस इंसान को एक ओथ भी लेनी होगी बिफोर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन किसी पर्सन को अथॉरिटी देंगे और उस पर्सन के आगे ही ये इंसान एमपी बनने के लिए ओथ लेगा। और ओथ क्या होगी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए और दूसरी खुद इंडिया के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ही ये पर्सन अपनी लॉयल्टी शो करेगा, एलिजेंस शो करेगा और फेथ शो करेगा। साथ में ही ये पर्सन इंडिया की सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी को भी बनाए रखेगा। तो ये ओथ अब बिफोर मेंबरशिप है, मतलब कि इंसान अभी एमपी बना नहीं है, बट एमपी बनने के लिए उसको ये ओथ सब्सक्राइब करनी होगी। ये जो क्वालिफिकेशंस है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को भी अथॉरिटी दी है कि आप एडिशनल क्वालिफिकेशंस भी प्रेस्क्राइब कर सकते हो। और इसके लिए फिर पार्लियामेंट लेके आता है रोपा एक्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इस एक्ट में भी पार्लियामेंट ने दो तरह की एडिशनल क्वालिफिकेशंस रखी हैं एमपी बनने के लिए। सबसे पहले है कि इलेक्टर होना होगा फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। इलेक्टर का मतलब है जिस इंसान के पास वोटिंग राइट हो। तो अगर किसी इंसान को राज्यसभा या फिर लोकसभा का एमपी बनना है तो उसको पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिस जगह से, जिस भी स्टेट से वो एमपी बन के आ रहा है किसी पर्टिकुलर हाउस में, उस स्टेट में, उस जगह में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस इंसान के पास वोटिंग राइट भी होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई राज्यसभा में एमपी बन के जाना चाहता है यूपी से, तो पहले यहाँ पर क्या कंडीशन थी कि अगर राज्यसभा का एमपी किसी पर्सन को बनना है यूपी स्टेट से तो उसको इलेक्टर भी यूपी का ही होना चाहिए। ये कंडीशन थी 2003 तक, बट 2003 के बाद ये कंडीशन चेंज होगी। अब अगर कोई पर्सन राज्यसभा का एमपी बनता है यूपी स्टेट से, मतलब कि वो राज्यसभा में यूपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट वो पर्सन इलेक्टर पंजाब का भी हो सकता है। तो ये कंडीशन अब वैलिड है कि ये इस पर्टिकुलर स्टेट का भी, कि ये किसी और स्टेट का इलेक्टर भी हो सकता है। एंड 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिचुएशन को अपहेल्ड भी कर दिया था, मतलब कि अब ये वाली सिचुएशन वैलिड है। अगर राज्यसभा का एमपी है यूपी से तो वो पंजाब का इलेक्टर भी हो सकता है। इसके अलावा रोपा एक्ट में एक और कंडीशन है रिजर्व्ड सीट के लिए। अगर किसी पर्सन ने रिजर्व्ड सीट से इलेक्शन फाइट करना है तो उसके लिए उसको उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का ही होना चाहिए। अगर एससी सीट से फाइट कर रहा है तो वो पर्सन एससी का ही हो, और अगर वो एसटी रिजर्व्ड सीट से फाइट कर रहा है इलेक्शन के लिए तो वो एसटी पर्सन ही होना चाहिए, उसी कम्युनिटी का ही होना चाहिए। बट ये दोनों पर्सनस, इन दोनों कम्युनिटी के जो इंसान होंगे वो जनरल, जो कि रिजर्व्ड सीट नहीं है, उस अनरिजर्व्ड सीट पर भी इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये तो थी क्वालिफिकेशंस। अब देखते हैं कि इनकी डिसक्वालिफिकेशंस कैसी हो सकती हैं। कोई भी पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगा इन सारी कंडीशंस में। पहले तो वो इंडिया का सिटीजन ही नहीं रहा। देखिए हमने क्वालिफिकेशन में क्या देखा था कि उसको इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है। अगर वो इंडिया का सिटीजन ही नहीं रहा, उसने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है या फिर वो किसी और फॉरेन स्टेट को एलिजेंस शो कर रहा है, लॉयल्टी शो कर रहा है, तो उस केस में भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और एमपी नहीं बन पाएगा। और सेकंड है, यहाँ पर बात करेगी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो वो वीडियो आप एक बार जाकर देख लीजिएगा जिसने भी नहीं देखा हुआ है। और अगर कोई पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड कर रहा है यूनियन गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, उस केस में भी वो एमपी नहीं रह पाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक्सेप्शन क्या है कि अगर पार्लियामेंट ने ही किसी ऑफिस को एग्जेम्प्ट करा हुआ है, अगर पार्लियामेंट ने खुद बोला हुआ है कि कोई पर्टिकुलर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंसिडर नहीं करा जाएगा किसी मिनिस्टर के लिए, तो उस केस में वो एज एमपी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। थर्ड इसकी कंडीशन क्या है कि अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, मतलब कि
मेंटल कंडीशन किसी की अगर ठीक नहीं है और ये चीज़ कोर्ट ने भी डिक्लेयर करी है, तो उस केस में भी वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, एमपी नहीं रहेगा। एंड साथ में ही वो है अनडिस्चार्ज्ड इनसॉल्वेंट, मतलब कि वो अपने डेट को पे करने के लिए केपेबल नहीं रहा है, उसके ऊपर बैंकरप्सी चल रही है, वो अनएबल है टू पे हिज और हर डेट्स, उस केस में भी ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके अलावा इन डिस्क्वालिफिकेशंस के अलावा पार्लियामेंट ने भी एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस रखे हैं अंडर रोपा एक्ट ही। देखिए पहले रोपा एक्ट के अंडर ही क्वालिफिकेशंस भी थी, इसी ने ही कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस भी प्रेस्क्राइब करी हैं। और इसके लिए आपको ये वर्ड याद रखना है, ASI कोड। देखिए ऑलमोस्ट 8 या 9 डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, इनको सबको ऐसे तो याद रखा नहीं जा सकता, तो ये थोड़ा अटपटा सा ट्रिक लग सकता है, बट इसमें सारी डिस्क्वालिफिकेशंस कवर होती हैं। ASI कोड सबसे पहले है A से अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी MP अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस का अकाउंट नहीं दे पाता है, इलेक्शन एक्सपेंसेस जैसे कि रैली के लिए कितने ज़्यादा खर्चे हुए थे, ये लोग एड्स वगैरह निकालते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, अब तो ये सॉन्ग्स वगैरह भी निकालने लग गए हैं, ये सारे इलेक्शन एक्सपेंसेस ही कंसिडर करे जाते हैं। तो अगर किसी ने इलेक्शन एक्सपेंसेस फाइल नहीं करे हैं, लॉज नहीं करे हैं, उनका अकाउंट नहीं दिया है, उस केस में भी अंडर रोपा एक्ट ये एक डिस्क्वालिफिकेशन होगी। C से है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, इसी से रिलेटेड ही एक आर्टिकल भी आपको याद रखना है, आर्टिकल 299, इसमें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करी गई है। अब गवर्नमेंट, देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकते हैं कि गवर्नमेंट ने किसी IT मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, IT सर्विसेज के लिए कोई गवर्नमेंट के पास अपना कॉन्ट्रैक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, ये सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे और इसी से रिलेटेड है आर्टिकल 299। और अगर कोई भी पर्सन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट शो कर रहा है, गवर्नमेंट वर्क या फिर सर्विसेज में इंटरेस्ट शो कर रहा है, तभी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ई से है इलेक्टोरल ऑफेंसेस। यहाँ पर बात करी गई है जब इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, रिगिंग होती है, उसके साथ ही पोलिंग बूथ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, करप्शन होती है बहुत ज़्यादा, तो अगर ऐसे इलेक्टोरल एक्सपेंसेस में भी कोई पर्सन गिल्टी है तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और MP नहीं रह पाएगा। आई से है इम्प्रिजनमेंट। अब देखिए यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट से आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। अगर तो वो पर्सन कन्विक्टेड है, उसका ऑफेंस प्रूव हो चुका है और उसको 2 या 2 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट मिल चुकी है, तो उस केस में तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। बट प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में वो पर्सन डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन सिर्फ एक सस्पिशन बेस्ड ही है कि कोई इंसान फ्यूचर में कोई क्राइम कर सकता है या फिर ऑफेंस कर सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान क्राइम करेगा ही या फिर नहीं करेगा, ये कोई कंपल्सरी नहीं है, बट क्योंकि एक शक था तो उसी के बेस पर ही उस पर्सन को कन्फाइन कर लिया गया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन हो चुकी है। इसीलिए ही सिर्फ इम्प्रिजनमेंट को ही इंक्लूड करा गया है जब कोई ऑफेंस प्रूव हो चुका हो या फिर कन्विक्शन प्रूव हो चुकी हो। C से है देखिए नेक्स्ट क्राइम। अब यहाँ पर बात करी गई है सोशल क्राइम्स की, जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गई, डाउरी, सती। अगर कोई भी पर्सन अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहा है या फिर इन सब चीज़ों के लिए पनिशमेंट उसको मिली हुई है, इन सोशल क्राइम्स के लिए, डाउरी के लिए, सती के लिए, ऐसे सोशल क्राइम्स के लिए जो भी पर्सन पनिश्ड होगा उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। O से अगेन है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर कोई पर्सन ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है कॉरपोरेशन में, देखिए किसी कॉरपोरेशन में, जिस कॉरपोरेशन में गवर्नमेंट का 25% शेयर हो, अगर किसी कॉरपोरेशन में गवर्नमेंट का 25% शेयर है तो उस कॉरपोरेशन को किसी MP के लिए एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंसिडर करा जाएगा। अब क्योंकि वो MP ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा होगा तो इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। D से है डिसमिसल। यहाँ पर सिंपल है कि अगर कोई भी पर्सन गवर्नमेंट सर्विस से करप्शन के लिए डिसमिस कर दिया गया है, निकाल दिया गया है गवर्नमेंट सर्विस से, या फिर वो स्टेट को डिसलॉयल्टी शो कर रहा है इसीलिए उसको डिसमिस कर दिया गया है, तो वो भी फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ई से है एनमिटी, कि अगर कोई पर्सन डिफरेंट ग्रुप्स में या फिर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की अगर बात करें, कम्युनिटीज़ में एनमिटी प्रमोट कर रहा है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स में एनमिटी प्रमोट कर रहा है, तो उस केस में भी ये पर्सन MP नहीं बन पाएगा और वो इंसान डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब देखिए एक डिस्क्वालिफिकेशन थी ये रोपा एक्ट के अंडर, और इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्शन के बेस पर भी आती है।
बट अगर कोई पर्सन रोपा की वजह से डिस्क्वालीफाई हुआ है तो वो फाइनल अथॉरिटी उसके लिए होगी सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये चीज़ वो डिसाइड करेंगे इलेक्शन कमीशन की हेल्प से। अगर कोई पर्सन रोपा के थ्रू डिस्क्वालीफाई हुआ है तो फाइनल अथॉरिटी होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन। बट अगर 10th शेड्यूल की वजह से कोई इंसान डिस्क्वालीफाई हुआ है टू बी एन एमपी तो फाइनल अथॉरिटी जो होगी वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस ही होगी। अब देखिए डिफेक्शन के बेस पर भी डिस्क्वालिफिकेशन देखते हैं क्या है। डिफेक्शन सिंपली 10th शेड्यूल की बात करता है। 4 तरह की डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती हैं, इसके लिए आपने वी विन वर्ड याद रखना है। सबसे पहले वी से है वॉलेंटरी। अगर किसी ने वॉलेंटरली पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी है, सपोज कोई बीजेपी की पार्टी के थ्रू एमपी बना था बट इलेक्ट होने के बाद बीजेपी की टिकट पर वो एमपी बना, बट इलेक्ट होने के बाद उसने इस पॉलिटिकल पार्टी को ही छोड़ दिया, खुद ही वॉलेंटरली छोड़ दिया, तो उस केस में भी फिर वो अंडर डिफेक्शन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा क्योंकि वो किसी और पार्टी में चला गया। नेक्स्ट वी से आपने याद रखना है वोट। और अगर कोई पर्सन वोट कर रहा है अगेंस्ट द डायरेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और अगेंस्ट द डायरेक्शंस ऑफ विप, तो उस केस में भी वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हाउस में सपोज अगर लोकसभा में पार्टी की जो मान लीजिए यहाँ पर बीजेपी ही है, बीजेपी अपने एमपीज को बोल रही है कि आप किसी पर्टिकुलर बिल के लिए यस करो, आई करो आप, क्योंकि आई और नो से ही डिसीजन लिया जाता है। तो बीजेपी ने विप ने बोला है कि आप आई ही करो सब, बट वो पर्टिकुलर एमपी इस विप की डायरेक्शन के अगेंस्ट ही चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट ही चल रहा है, तो उस केस में भी फिर वो अंडर डिफेक्शन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आई से आप याद रखें इंडिपेंडेंट, यहाँ पर बात करी गई है इंडिपेंडेंट्स की जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आते हैं, बट इस इंडिपेंडेंट ने भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया है तो इसको भी डिफेक्शन ही माना जाएगा एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी डिस्क्वालीफाइड। एन से आपने याद रखना है नॉमिनेटेड। अगर कोई नॉमिनेटेड पर्सन है किसी हाउस के लिए, चाहे राज्यसभा के लिए हो चाहे फिर लोकसभा के लिए हो, नॉमिनेशन के थ्रू आया था बट उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया आफ्टर 6 मंथ, यहाँ पर देखिए बात करी गई है आफ्टर 6 मंथ की, तो इट मीन्स किसी नॉमिनेटेड पर्सन को एक लीवे भी दिया गया है कि वो विद इन 6 मंथ तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, बट अगर आफ्टर 6 मंथ ज्वाइन करा है तो उसको डिफेक्शन माना जाएगा एंड दैट नॉमिनेटेड पर्सन इन दैट केस विल बी फिर डिस्क्वालीफाइड। तो ये तो डिफेक्शन के बेसिस पर डिस्क्वालिफिकेशंस थी, और इसके लिए जो डिसाइडिंग अथॉरिटी होगी वो उस पर्टिकुलर हाउस का प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही होगा। राज्यसभा के केस में चेयरमैन एंड लोकसभा में के केस में स्पीकर। अब इसी से रिलेटेड ही एक कियोटो हलोहन केस है 1992, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेयरमैन एंड स्पीकर का डिसीजन जो होगा दैट विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन। नेक्स्ट देखते हैं कि वैकेंसी कैसे हो सकती है, सीट्स वैकेट कैसे हो सकती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की। इसके लिए ये वाले केस हैं, एक तो डबल मेंबरशिप की वजह से, डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, रेजिग्नेशन, एब्सेंस, या कुछ अदर केसेस भी दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए है डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप की बात रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ही करी गई है, और डबल मेंबरशिप का मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन दोनों हाउसेज का एट द सेम टाइम मेंबर नहीं हो सकता है, और इसके लिए प्रोविजंस क्या है अंडर रोपा एक्ट। सबसे पहले तो अगर कोई पर्सन दोनों हाउसेज में इलेक्ट हो जाता है, अच्छा इससे पहले ना आपको एक सीक्वेंस याद रखना होगा। सबसे पहले आती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके बाद आएंगी लोकसभा, देन उसके बाद है राज्यसभा। ये बस एक याद रखने का तरीका है कि सबसे पहले जो सीट वेकेट होना स्टार्ट होगी वो ऊपर से ही होगी, सबसे पहले राज्यसभा फिर लोकसभा एंड देन उसके बाद ये वाली सीट्स वेकेट होंगी। अब देखिए डबल मेंबरशिप के केस में क्या होगा कि अगर किसी पर्सन के पास दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की ही सीट है, उसके पास दो लोकसभा में भी वो इलेक्ट हो गया है और वो राज्यसभा में भी इलेक्ट हो गया है, तो उसको विद इन 10 डेज ही बताना होगा कि वो किस हाउस का मेंबर बनेगा, किस हाउस का एमपी बनेगा। और अगर विद इन 10 डेज उसने ये डिसीजन नहीं लिया तो सबसे पहले उसकी सीट वैकेट होगी फिर राज्यसभा की। तो ऊपर से आपने याद रखना है, ऊपर वाले से, कि सबसे पहले फिर राज्यसभा की ही सीट वैकेट होगी अगर उसने विद इन 10 डेज अपना डिसीजन नहीं दिया कि वो लोकसभा का एमपी बनेगा या फिर राज्यसभा का। और इसमें क्या कंडीशन बनती है कि अगर कोई सिटिंग मेंबर, मतलब कि ऑलरेडी वो किसी हाउस का एमपी था कोई पर्टिकुलर पर्सन, बट वो किसी दूसरे हाउस में इलेक्ट हुआ है,
तो इस केस में उसकी पहले वाले हाउस की, जिसका वो ऑलरेडी सिटिंग मेंबर था, उसकी वो वाली सीट वेकेट हो जाएगी। मतलब कि सपोज कोई लोकसभा का ऑलरेडी एमपी था, मतलब अभी ये सीटिंग मेंबर हो जाएगा, बट ये इलेक्ट हो गया है अब राज्यसभा में भी, तो इस केस में इसकी लोकसभा की सीट फिर वैकेट हो जाएगी। थर्ड इसका केस क्या बनेगा कि अगर किसी एक ही हाउस में पर्सन के पास 2 सीट आ चुकी हैं, सपोज लोकसभा में ही किसी पर्सन के पास 2 सीट आ चुकी हैं, तो उसको अपनी ऑप्शन पर्सन को खुद ही बतानी होगी वो कौन सी सीट रखेगा, अदरवाइज फिर क्या होगा कि दोनों की दोनों सीट्स ही चली जाएंगी। तो ये तो थी डबल मेंबरशिप की वजह से कैसे सीट वेकेट होगी। इसके साथ ही देखिए ये तो था कि पार्लियामेंट के ही दोनों केसेस हाउसेज में कैसा सिनेरियो रहेगा। यहीं पर ही बताया गया है रोपा एक्ट में ही कि कोई भी पर्सन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर का भी सेम टाइम पर मेंबर नहीं रह सकता है। मतलब कि किसी एक ही जगह पर वो एमपी रहेगा और इसके लिए भी उसको विद इन 14 डेज ही अपना डिसीजन देना होगा कि या तो फिर वो पार्लियामेंट का एमपी बनेगा या फिर वो अपनी सीट लेगा स्टेट लेजिस्लेचर में। और अगर उसने विद इन 14 डेज नहीं बताया तो उसकी यहाँ पर फिर से देखिए ऊपर से ही देखना है, फिर से उसकी ऊपर वाला अब क्या है पार्लियामेंट, तो उसकी पार्लियामेंट की सीट चली जाएगी, वेकेट हो जाएगी और उसको स्टेट लेजिस्लेचर में ही सीट लेनी होगी। ये तो थी डबल मेंबरशिप की वजह से वैकेंसी। अब नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन का ऑलरेडी हमने देखा है, ये वाली डिस्क्वालिफिकेशन थी। एक तो ये वाली कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई थी, उसके साथ ही अंडर रोपा एक्ट भी डिस्क्वालिफिकेशंस थी, फिर उसके साथ ही 10th शेड्यूल में भी डिस्क्वालिफिकेशंस दी गई हैं। तो ये डिस्क्वालिफिकेशंस तो सेम ही है। देन उसके बाद है रेजिग्नेशन की वजह से भी वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। किसी भी अगर मेंबर को रिजाइन करना है तो वो अपने अपने हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ही अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा, चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा। बट देखिए यहाँ पर भी ना फाइनल अथॉरिटी अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ही होगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर चेक करेगा कि ये जो रेजिग्नेशन है वो वॉलेंटरी है या फिर फोर्सफुल है। अगर पॉलिटिकल पार्टी ने ही अपने मेंबर को रिजाइन करने के लिए फोर्स करा है तो उस केस में फिर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे वो इस रेजिग्नेशन लेटर को डिक्लाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी क्रिएट हो सकती है एब्सेंस की वजह से। अगर कॉन्टिन्यूसली 60 डेज के लिए कोई पर्सन विदाउट परमिशन हाउस की मीटिंग्स अटेंड नहीं कर रहा है तो उस केस में फिर वो उसकी जो सीट होगी वो वेकेट हो जाएगी। अब इसमें एक एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में वर्स्ट परफॉर्मर कंसिडर करा गया था क्योंकि ये मोर देन 60 डेज ये मीटिंग्स अटेंड करते ही नहीं थे हाउस की। और इनको लीवे कैसे मिल जाता है, इनको एक ना लीनियंसी टाइप से मिल जाती है क्योंकि यहाँ पर ना क्योंकि 4 कॉन्सिक्यूटिव डेज का एक पीरियड रखा गया है। अगर हाउस अडजर्न हो चुका है या फिर हाउस को प्रोरोग कर दिया गया है 4 डेज के लिए, तो उसके बाद इन 60 डेज को फिर से स्टार्टिंग से काउंट करना स्टार्ट करा जाएगा। तो अगर कोई पर्सन इन 4 डेज से पहले भी ऐसे एब्सेंट रह रहा था तो वो एब्सेंट तो कंसिडर करा ही नहीं गया ना, तो ऐसे तो वो पूरे फुल सेशन में ही वो इंसान फिर ऐसे एब्सेंट रह सकता था। तो इसीलिए ही सचिन तेंदुलकर को वर्स्ट परफॉर्मर माना गया था राज्यसभा में। ये जस्ट इसकी एग्जांपल ही थी। इसके अलावा अदर केसेस भी दिए गए हैं कि अगर किसी पर्सन को हाउस से एक्सपेल कर दिया गया है, कोर्ट ने ही इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, या फिर वो पर्सन प्रेसिडेंट बन चुका है, वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है, या फिर स्टेट में गवर्नर बन चुका है, तो उस केस में भी फिर सीट वेकेट हो जाएगी। इसके अलावा देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ने हाई कोर्ट को परमिशन दी है। हाई कोर्ट को रोपा एक्ट ने पावर दी है कि किसी भी कैंडिडेट का जो डिस्क्वालिफिकेशन है डिसाइड कर सकती है हाई कोर्ट, इसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। और ये जो पर्सन होगा जिसको डिस्क्वालीफाई करा गया है फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील भी कर सकता है, और ये भी रोपा एक्ट के अंदर ही पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। अब नेक्स्ट चलते हैं ओथ एंड अफर्मेशन पर। देखिए इससे पहले जो हमने ये ओथ देखी थी ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए एंड इंडिया के लिए, इंडिया की सॉवरेंटी के लिए, ये ओथ थी बिफोर मेंबरशिप कि एमपी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं, एमपी बनने से पहले की ओथ। अब है कोई पर्सन एमपी इलेक्ट हो गया है, उसको हाउस में जाना है, अपनी सीट लेनी है, तो तब क्या ओथ लेगा वो, तो ओथ सब्सक्राइब करेंगे प्रेसिडेंट या फिर कोई भी पर्सन जिसको प्रेसिडेंट ने खुद अपॉइंट करा हो। एंड ओथ क्या होगी, पहले तो वो सेम वाली ओथ रहेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सॉवरेंटी, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एलिजेंस शो करे, फेथफुल रहे वो एमपी, और साथ में ही वो इंडिया की सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी को भी बनाए रखे। देन इसके साथ ही क्योंकि अब ये हाउस में अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा
ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करेगा। तो ऑफिस की ड्यूटीज़ के लिए भी ये पर्सन फेथफुल रहेगा क्योंकि अब वो एमपी बन चुका है। तो ये थी एमपी बनने की बाद की ओथ एंड अफर्मेशन। इसके अलावा देखिए ये भी बताया गया है कि अगर किसी पर्सन ने, किसी एमपी ने अभी तक ओथ नहीं ली है तो उस केस में फिर वो हाउस में वोट भी नहीं कर सकता है, इसकी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है और ना ही उसको कोई इम्यूनिटीज़ मिलेंगी। और अगर ऐसा पर्सन जिसने ओथ नहीं ली है, ऐसा एमपी जिसने ओथ नहीं ली है, वो वोट करता है या फिर पार्टिसिपेट करता है तो उसको जस्ट 500 रुपीज़ का ही फ़ाइन देना होगा। ठीक है, तो इसको इस एमपी को फिर 500 रुपीज़ का फ़ाइन देना होगा अगर वो बिना ओथ लिए ही हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करता है या फिर वोट करता है। अब देखिए नेक्स्ट है सैलरी एंड अलाउंस। किसी भी हाउस के एमपी, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, उनकी सैलरी अलाउंस पार्लियामेंट ने ही डिसाइड करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन में पेंशन की भी कोई प्रोविज़न नहीं थी तो वो भी अब पार्लियामेंट ने ही डिसाइड करना है और इसके लिए पार्लियामेंट लेके आता है सैलरीज, अलाउंस एंड पेंशंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 एंड 1967 के बाद फिर ये सारी पेंशन वगैरह या फिर सैलरी वगैरह जो भी होता है वो लग जाती है इनको। एंड 218 से, अब ये फैक्चुअल डेटा आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। एमपी के लिए 1 लाख पर मंथ सैलरी है, ऐसे उनको कुछ अलाउंस वगैरह भी मिलेगी, ऑफिस एक्सपेंसेस मिलेंगे, डेली अलाउंस मिलेगी उनको, फ्री अकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ये था एमपीज़ के लिए। अब यहाँ पर बात करी गई है हाउस के ऑफिसर्स के लिए भी। ऑफिसर्स हैं लोकसभा के केस में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, एंड राज्यसभा के केस में है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। इनकी जो सैलरी एंड अलाउंस होंगी वो भी पार्लियामेंट के द्वारा ही डिसाइड करी जाएंगी, बट दे विल बी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर्स एंड देन उसके बाद है एक मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये दो तरह के एक्सपेंसेस हैं। अगर चार्ज एक्सपेंडिचर की बात करें, कोई भी एक्सपेंस जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज करा गया है तो वो पार्लियामेंट में वोटेबल नहीं होगा। ऐसा क्यों करा जाता है? जो परमानेंट बॉडीज़ हैं हमारे इंडिया की, उनकी इंडिपेंडेंस बनी रहे, वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट रहे, पार्लियामेंट की इंटरफेरेंस से वो लोग बचे रहें, इसीलिए ही इनको चार्ज करा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इनकी सैलरीज भी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ही होंगी। प्रेसिडेंट के जो पार्लियामेंट होगा वो इंटरफेयर नहीं कर पाएगा इस चीज़ में। फिर अब देखिए इन सारे ऑफिसर्स को ही एमपीज़ के जैसे ही इनको भी डेली अलाउंस मिलेगी और साथ में इनको कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस भी मिलेगी, सैंक्चुरी अलाउंस भी मिलेगी, सिर्फ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को छोड़कर, क्योंकि उनको वाइस प्रेसिडेंट की सारी सैंक्चुरी अलाउंस मिलेगी, वाइस प्रेसिडेंट की ही उनको डेली अलाउंस भी मिलेगी। अब ये सैलरी वगैरह के ना फैक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एटलीस्ट यूपीएससी के लिए तो इतने इंपॉर्टेंट क्या है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर मैं सारे मेंशन नहीं कर रही हूँ। बस एक बार आप लोग लक्ष्मीकांत से इनको रीड कर लीजिएगा कि कितनी कितनी अमाउंट दी गई है।